अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, जब भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो जहां पर हमें बाकी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वहां पर उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डेवलपर की क्या पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और वो हम पर किस तरह से इंप्लीमेंट होंगी, हमें उनके रिस्पॉन्स में किस तरह से बिफोर टाइम प्रिपेयर रहना है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। हमसे जो गलती होती है नॉर्मली वो ये होती है हमारे इन्वेस्टर से या हमारे एंड यूज़र से कि वो फ्रॉम द डे वन टर्म्स एंड कंडीशंस ना जानना चाह रहे होते हैं, ना उनकी डिटेल्स में जाते हैं और ना ही कंसल्टेंट्स की तरफ से या डीलर्स की तरफ से जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करके बताई जाती हैं और हम बुकिंग करवा लेते हैं। और ड्यूरिंग द बुकिंग प्लान जब आप पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज हो रही होती हैं, वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स में डिले से चार्जेस से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपकी प्लॉट की कैंसिलेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आने वाले टाइम में एडिशनल चार्जेस के बारे में हो सकती हैं, प्लॉट्स की लोकेशन, बैलेटिंग, डिफरेंट तरह की टर्म्स जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन जब हम उनको ना जानना चाह रहे होते हैं, ना हमें वो बताई जा रही होती हैं, तो जिस टाइम पर स्पेसिफिक टाइम पे वो हम पे इंप्लीमेंट हो रही होती है, हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी तब तो ये चीज़ हमें बताई नहीं गई थी। तो सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ है कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए वो उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेना है कि हम उसको एक दफ़ा देख लें और हम मेंटली प्रिपेयर हों, हम अपनी पूरी विल के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ उसको स्टार्ट करें एक प्लान को और फिर वो जब हम पे इंप्लीमेंट हो रही हैं टर्म्स एंड कंडीशंस तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम सरप्राइज़ नहीं हो रहे हों। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक थोड़ी सी लेंथी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो विक्टोरिया सिटी लाहौर बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, टाइम टू टाइम इसमें हमारे काफ़ी क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की भी है और अभी मज़ीद इसकी क्यूरीज आ भी रही हैं। आज हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो तकरीबन 32 पॉइंट्स हैं एक फॉर्म जो बुकिंग फॉर्म इनका दिया गया उसकी बैक साइड पे, और कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो और स्टेप बाय स्टेप बड़ा शॉर्ट सा एक एक्सप्लेनेशन देख के तमाम 32 पॉइंट्स रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ विक्टोरिया सिटी लाहौर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी कंडीशन नंबर 1। व्यूअर्स, ये फॉर्म है, इसकी बैक साइड पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं उसमें मैं स्टार्ट करूँगा। इसमें वेरी फर्स्ट स्टार्ट में लिखा गया है कि द मेसर्स विक्टोरिया सिटी हेयर इन आफ्टर द VC and the applicant hereinafter the applicant have entered into an agreement on purchase of this application form hereinafter the form subject to the following terms and conditions। मीन्स के इस स्पेसिफिक फॉर्म में जो दो पार्टीज़ का जिक्र किया गया है, विक्टोरिया सिटी को VC के नाम से मेंशन किया गया है और जो एप्लीकेंट है जो इसमें बाइंग कर रहे हैं, जो परचेजर हैं, उनके लिए एप्लीकेंट का वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा और ये एक एग्रीमेंट की फॉर्म है कि आप क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं विक्टोरिया सिटी से कोई भी प्लॉट साइज़ वेदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल बाय करते हुए। तो ये पॉइंट्स आगे इसके स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर 1 की अगर बात करें तो दैट द एप्लीकेंट हैज़ अप्रोच्ड VC टू परचेज द बुकिंग फॉर्म। पहला पॉइंट यह है कि एप्लीकेंट जो है उसने अप्रोच किया है विक्टोरिया सिटी को बुकिंग फॉर्म बाय करने के लिए। इसमें अब आपने काफ़ी ज़्यादा ऑथोराइज या रजिस्टर्ड डीलर्स के थ्रू जैसे बुकिंग करवाई है तो वो अंडरस्टूड है कि आप विक्टोरिया सिटी को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू एक कंसल्टेंट या थ्रू ऑथोराइज रजिस्टर्ड डीलर्स जिनको विक्टोरिया सिटी या शेरावाला ग्रुप जो है वो ऑथोराइज करते हैं कि हाँ जी ये हमारे पार्टनर्स और इनके थ्रू आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली आप समझ लें कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू या किसी ऑथोराइज ऑफिस के थ्रू बाइंग कर रहे हैं तो आपने ऑटोमेटिकली टर्म नंबर 1 जो है वो फुलफिल हो रही है, विक्टोरिया सिटी को सिंपल वर्ड्स में अप्रोच कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज that this booking form does not confer any right to plot or land. Any such right shall only incur once complete payment along with all taxes, utility and development charges been paid। मतलब कि ये फॉर्म जो है ये सिर्फ स्पेसिफाइड नहीं है कि आप इस फॉर्म की बेस पर एट एनी टाइम प्लॉट या लैंड का जो है वो राइट कर सकते हैं कि हमें फौरी तौर पे लैंड दे दी जाए और हम उस पर कोई कंस्ट्रक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें। आपको प्लॉट या लैंड के राइट के लिए प्रॉपर जो है वो पेमेंट्स अपनी कंप्लीट करनी पड़ेंगी और जैसे ही इसका टाइम टू टाइम LD अप्रूवल होता है, इस पर कुछ टैक्सेस अगर इंप्लीमेंट होते हैं तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। यूटिलिटी के चार्जेस हों, डेवलपमेंट चार्जेस हों, वो भी जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक आप इस फॉर्म के अगेंस्ट लैंड या प्लॉट डिमांड नहीं कर सकते डेवलपर से। तो डेवलपमेंट चार्जेस का एक वर्ड खास तौर पे आप ज़हन में रखिए कि आपको हमारी तरफ से या डिफरेंट जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी तरफ से बताया गया कि जो भी प्लॉट साइज़ के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस अभी शामिल नहीं हैं, तो वो भी बाद में बताए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट दिस फॉर्म इज़ वैलिड ओनली टिल डेट ऑफ सबमिशन, देयरफॉर इट शैल बी डीम्ड एक्सपायर्ड। इस फॉर्म के स्टार्ट में अगर आप इसके फ्रंट पे देखें लेफ़्ट साइड पे एक डेट दी गई है, सबमिशन बिफोर 25/7/2022। 25/7/2022 तक अगर आप इस फॉर्म को जमा नहीं करवाते तो ये फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। मींस कि आप इसको 25/7 तक ओपन रख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 25/7 के बाद अगर आप कहते हैं कि मैं इसको ओपन रखूं और मैं इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी ना करवाऊं और मार्केट में ट्रेड के लिए यूज़ करूं तो फिर आपका ये फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा।
कंडीशन नंबर 4 है दैट द प्रोसेसिंग फी फॉर द इशुएंस ऑफ दिस फॉर्म इज़ 25,000 PKR विच इज़ नॉट रिफंडेबल। इस फॉर्म की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 25,000 रुपये है। मींस कि जब आप इसको सबमिट करवा रहे होंगे तो इस पर आपको 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी और ये रिफ़ंडेबल नहीं होगी। ये टर्म नंबर 4 है, लेकिन इस पर हमारी भी अभी डेवलपर से बात चल रही है। इस पर अभी मज़ीद कन्फर्मेशन आना बाकी है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन में तो मेंशन कर दिया गया है, लेकिन जो हमारी बात चल रही है हमने उनसे यही बात की है कि नॉर्मली जो फ़ीस होती है वो 5,000 के राउंड अबाउट होती है और ये 25,000 अब ये मिस्टेक है या क्या चीज़ है, लेकिन ये यहाँ पर मेंशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशन तो अप्लाई होंगी डेवलपर की तरफ से। अगर वो इसको 25,000 ही रखते हैं तो एट द सबमिशन ऑफ द फॉर्म आपको 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ेगी और चांसेस ये भी हैं कि मे बी कि ये टोटली नील हो जाए और आपको कोई फ़ीस ना देनी पड़े, लेकिन फाइनल डिसीजन इस रिस्पेक्ट में जो है वो डेवलपर का ही होगा। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। द एप्लीकेंट ऑन परचेज ऑफ फॉर्म हैज़ एग्रीड टू पे द डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्लॉट टू द VC एज पर स्केड्यूल ऑफ पेमेंट इन फेवर ऑफ विक्टोरिया सिटी। पेमेंट शैल बी मेड बाय डिमांड ड्राफ्ट और क्रॉस चेक in name of Victoria City and deposited only in account IBN with Sunari Bank. All rights accrued on such reservation shall be provisional in nature and until the allotment letter is issued shall create no right of a plot in favor of the applicant. इस 5th पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो भी डाउन पेमेंट कर रहे हैं, आप एक जो बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एग्री कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए और जो इंस्टॉलमेंट्स का प्लान, जो स्केड्यूल जिस तरतीब से दिया गया, जिस सीक्वेंस से आप उस तरह से इसकी पेमेंट्स वगैरह जो हैं उस स्केड्यूल के मुताबिक पे करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक अकाउंट मेंशन किया और अकाउंट हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक विक्टोरिया सिटी के नाम से जो अकाउंट इनका बनना था वो ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, फॉर्म्स आने में भी थोड़ा सा टाइम लगा और इसके बाद ये विक्टोरिया सिटी जो है जब आप इंस्टॉलमेंट्स करवा रहे होंगे स्पेसिफिकली उस टाइम पे तो डेफिनेटली ये विक्टोरिया सिटी के नाम से सुनहरी बैंक में इनका अकाउंट जो है वो रेडी होगा। लेकिन स्टिल अगर इस अकाउंट के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको वो देंगे। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि आप जब तक आपको अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हो जाता आप किसी तरह के प्लॉट का राइट जो है एप्लीकेंट की फेवर में नहीं होगा। और साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जब तक आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता और आप उसकी पूरी पेमेंट नहीं कर देते, यानी कि अलॉटमेंट लेटर जब तक आपको इशू नहीं हो जाता तो तब तक आप प्लॉट का राइट जो है या प्लॉट की डिमांड जो है वो नहीं कर सकता एप्लीकेंट उस केस में। यानी कि आपको अपने तमाम चार्जेस ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेंगे, उस टाइम पे अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो तब आपके पास प्रॉपर राइट भी है। जब आप पेमेंट पूरी कर चुके हैं तो फिर आप प्लॉट भी डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टर्म नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ एनी पेमेंट इज़ मेड थ्रू चेक एंड इट इज़ डिसऑनर्ड VC may as its discretion either provide the applicant another opportunity to clear the outstanding amount or cancel the reservation of the applicant. आप कोई क्रॉस चेक अगर देते हैं और मतलब एक चेक के थ्रू आप पेमेंट करते हैं और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो ये विक्टोरिया सिटी की सवाबदीद है कि वो आपको एप्लीकेंट को एक और चांस देता है, एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि चलें आप दोबारा से पेमेंट कर दें, या फिर वो आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके अगेंस्ट आपकी रिजर्वेशन को या आपके प्लॉट को कैंसिल कर देता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप विक्टोरिया सिटी है या कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं, थ्रू चेक कर रहे हैं, तो आपका चेक डिसऑनर ना हो, बाउंस ना हो और थ्रू प्रॉपर चैनल एक अच्छे तरीके से आप उसकी पेमेंट्स करें। पॉइंट नंबर 7 ये है कि प्लॉट सो रिजर्व्ड ऑन अलॉटमेंट इफ कॉर्नर फेसिंग पार्क एंड मेन बुलेवर्ड विल बी चार्ज 10% एक्स्ट्रा फॉर ईच कैटेगरी ऑफ देयर ओरिजिनल प्राइस कंसिडरेशन। कोई भी प्लॉट अगर आपका कॉर्नर फेसिंग पार्क या मेन बुलेवर्ड निकलता है तो पर कैटेगरी 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस आपने एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और इन केस ऑफ डबल कैटेगरी एप्लीकेंट विल बी चार्ज 15%। अगर आपकी डबल कैटेगरी निकल आती है, मींस के कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क या फेसिंग पार्क प्लस मेन बुलेवर्ड, 3 में से 2 कैटेगरीज आपके प्लॉट की निकलती हैं आफ्टर बैलेटिंग, तो आपको 20% नहीं बल्कि 15% एक्स्ट्रा अमाउंट देनी होगी और ये 15% आपका बुकिंग प्राइस का होगा। एंड इन केस ऑफ ऑल अफोरमेंशन्ड कैटेगरीज 20% एक्स्ट्रा विल बी चार्ज। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क प्लस मेन बुलेवर्ड, लेकिन अगर कोई ऐसा रेयर केस होता है कि आपकी तीनों कैटेगरीज निकल आती हैं जो मेंशन है इस फॉर्म के ऊपर, तो आपको 20% एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पे करना होंगे। पॉइंट नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि अपलॉट वंस इवन प्रोविजनली और फाइनली अलॉटेड और ट्रांसफर ड्यूरिंग द स्केड्यूल ऑफ पेमेंट कैन बी नीदर सरेंडर्ड नॉर कैंसल्ड। कोई भी प्लॉट आपको अगर अलॉट हो गया तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि मुझे ये नहीं चाहिए या बैलेटिंग में मेरा ये प्लॉट निकला तो मैं इसको सरेंडर करता हूँ या इसको कैंसिल कर दिया जाए। However, if the applicant is unable to pay the rest of the consideration as per schedule and cancellation is made due to such default, यानी कि अगर आप पेमेंट नहीं करते और पेमेंट ना करने की वजह से जो रेस्ट पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी कंटिन्यू है, आप उसको पे नहीं करते और इस वजह से अगर आपका प्लॉट कैंसिल हो जाता है,
he will be only entitled for the refund of amount so deposited after deduction of the 30% of the total price of the plot। आपके प्लॉट की जो टोटल प्राइस है उसका 30% निकलेगा और वो 30% आपकी पेड प्राइस में से अप टिल दैट टाइम आपने 1 साल की इंस्टॉलमेंट दी है या 2 साल की दी है, आपने जो पेमेंट की है आपके प्लॉट की टोटल प्राइस का 30% लेकर वो डिडक्ट किया जाएगा आपकी पेड अमाउंट में से और फिर बाकी अमाउंट आपको रिटर्न कर दी जाएगी। सच अमाउंट विल प्रेफरेबली बी पेड विद इन 180 डेज ऑफ द कैंसिलेशन। तकरीबन 180 दिन लग सकते हैं प्लॉट कैंसिल होने के बाद, यानी कि 180 डेज भी लगेंगे, 30% डिडक्शन भी होगी अगर आप पेमेंट की वजह से आपका प्लॉट कैंसिल होता। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 9 में, द एप्लीकेंट शैल अबाइड बाय ऑल द बिल्डिंग बायलॉज फ्रेम्ड बाय द विक्टोरिया सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रेज कंस्ट्रक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज ऑफ विक्टोरिया सिटी। सिंपली ये है कि वहाँ पर जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको आइडिया है कि बहरिया टाउन लाहौर की अगर बात करें तो अपने बायलॉज हैं, फ्रंट एलिवेशन, ममटी के लिए रूल्स हैं, टैंकी किस तरह से रखनी है, किस तरह से सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो विक्टोरिया सिटी के भी सोसाइटी में अपने बायलॉज होंगे और उससे हट के अपनी मर्ज़ी से आप कहें कि मैं जी 3 मंजिला घर बना लूँ या मैं कुछ इस तरह का फ्रंट पे एलिवेशन बना दूँ जो किसी और घर की नहीं है, तो वो चीज़ विक्टोरिया सिटी अलाउड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 की अगर बात करें तो द एप्लीकेंट शैल सबमिट हिज बिल्डिंग प्लान टू विक्टोरिया सिटी फॉर ऑनवर्ड सबमिशन to the competent authority. The applicant in no way shall submit the plan directly to any authority for its approval. आप किसी तरह की बिल्डिंग बनाने लगे हैं, घर बनाने लगे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने लगे हैं, तो आप विक्टोरिया सिटी से रब्ता करेंगे और विक्टोरिया सिटी आगे आपको रेलिवेंट अथॉरिटी से अप्रूव करवा के देगा। फॉर एग्जांपल LDA से अप्रूवल है तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मेरा प्लॉट या मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो तो विक्टोरिया सिटी में और मैं डायरेक्टली LDA से अप्रूवल करवा लूँ। आपको विक्टोरिया सिटी से रब्ता करना पड़ेगा और विक्टोरिया सिटी आपको आगे डायरेक्शन देगा और आपकी रेलिवेंट जो प्रॉपर्टी है उससे रिगार्डिंग आपके अप्रूवल वगैरह लेके देगा। पॉइंट नंबर 11 में ये कहा गया है, द एप्लीकेंट शैल pay monthly charges against services rendered by the Victoria City and shall not challenge the charges fee so fixed by VC in any manner। यानी कि जो एप्लीकेंट है वो मंथली चार्जेस, जो भी सर्विस चार्जेस हैं वो मेंटेनेंस हो सकते हैं, वो वाटर चार्जेस हो सकते हैं, जिस तरह की सर्विसेज क्लीनलीनेस से रिगार्डिंग या सराउंडिंग में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपको जो भी विक्टोरिया सिटी बताएगा वो आपको पे करने पड़ेंगे। सारी बात है डेवलपर भी कोई आउट ऑफ द वे जाकर नहीं बताएगा। बहरिया टाउन में भी अगर आप देखें मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त है लेकिन बहुत नॉर्मल से रीज़नेबल से चार्जेस हैं, तो वहाँ भी जो चार्जेस होंगे आप बीइंग एप्लीकेंट बीइंग प्रॉपर्टी होल्डर आप उनको ओबे करने या फॉलो करने के मजाज होंगे। पॉइंट नंबर 12 में ये कहा जा रहा है कि the applicant shall abide by all resolutions adopted by the VC from time to time in respect of terms and conditions of living in the housing scheme। एक हाउसिंग स्कीम में रहने के लिए अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में या वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो एप्लीकेंट जो है वो उनको उनका पाबंद होगा, उसको वो फॉलो करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, मतलब कोई रोड्स बंद कर दी जाती हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एरिया इस तरह का लग रहा है कि जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि इधर से अप्रोच ना दी जाए या इधर से अप्रोच दी जाए, इस गली को बंद रखा जाए या इससे मिलती जुलती कोई और चीज़ें, तो आप उनको फॉलो करने के मजाज होंगे क्योंकि वो आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए ही हैं या इसके अलावा भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसमें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद VC इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंसलेशन ऑफ प्लॉट द मैटर शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेटर appointed by VC whose decision shall be final and binding upon the applicant। The cost of arbitration shall be borne by the applicant। किसी तरह का कोई इशू एप्लीकेंट और विक्टोरिया सिटी के दरमियान होता है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेटर कायम किया जाएगा और वो प्रॉपर इसकी बारे में जानेगा और एक डिसीजन देगा रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट आपके फाइल या आपके प्लॉट की कैंसिलेशन का भी हो सकता है या इसके अलावा भी कोई इशू हो सकता है और ये आर्बिट्रेटर है, इसको अपॉइंट किया जाएगा विक्टोरिया सिटी की तरफ से, वही इसको सुनेगा, वही इस पर डिसीजन देगा और उस डिसीजन को फॉलो लाजमी करना पड़ेगा एप्लीकेंट को भी और विक्टोरिया सिटी डेफिनेटली करेगा। लेकिन अगर आप मतलब एक और इसमें चीज़ कही गई है कि आर्बिट्रेटर की कुछ स्पेसिफिक फ़ी होगी और वो भी एप्लीकेंट ही बियर कर रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 14 की तरफ, द पोजेशन ऑफ द प्लॉट एंड फाइनल अलॉटमेंट लेटर विल बी इशू टू द एप्लीकेंट वंस ही शी हैज़ क्लियर्ड ऑल द ड्यूज एंड पेड द entire consideration as per schedule of payment and other charges etc. All terms and conditions in allotment letter shall be binding on the applicant। यानी कि प्लॉट का जो पोजेशन है वो फाइनल अलॉटमेंट लेटर के टाइम पर ही दिया जाएगा और वो फाइनल अलॉटमेंट लेटर कब दिया जाएगा, जब हर तरह के ड्यूज़ इंटायरली आप पे कर चुके होंगे अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स और अदर चार्जेस भी जो उसमें लगाए जा रहे हैं उनका आगे भी जिक्र आएगा, मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी कि अदर चार्जेस कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग
आप तमाम जो चार्जेस अगर पे कर देते हैं उसी टाइम पे आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा और पोजेसन भी मिलेगा, और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि अलॉटमेंट लेटर में आ रहे होंगे शैल बी बाइंडिंग ऑन दी एप्लीकेंट, एप्लीकेंट इनको फॉलो करने के लिए बाउंड होगा। 15 नंबर पे अगर हम चाहें तो एट द टाइम ऑफ पोजेसन इफ एनी एक्सेस लैंड इज फाउंड विद द प्लॉट द एप्लीकेंट शैल रिमेन लायबल टू पे द प्राइस ऑफ एक्सेस लैंड एट द बुकिंग रेट। In no case the applicant would deny the payment of excess land. In case of doing so, VC will have fully authority to cancel his her plot and refund the booking amount after 10% deduction and to further sell the plot to anyone. अच्छा, अगर आपके प्लॉट में एक्सेस लैंड निकल आती है, एक्सेस लैंड क्या होती है? नॉर्मली कॉर्नर प्लॉट्स में निकलती है। पूरी लेन अगर 10 मरला की है तो उसमें 10.5 या 11 मरले का कॉर्नर प्लॉट निकल आता है कटिंग में, या 5 मरले की कटिंग है तो उसमें 6 मरले, 5.5 मरले या 7 मरले का कॉर्नर प्लॉट निकल आता है। जो एक्सेस लैंड है उसकी पेमेंट आपने करनी होगी विक्टोरिया सिटी को, और वो सारी बात है आपका जब मैप आता है और प्रॉपर उसमें बैलेटिंग होती है तभी पता चलता है कि आपका कॉर्नर का प्लॉट है, और कॉर्नर है तो उसमें एक्सेस लैंड है या नहीं है, वो भी पोजेसन के टाइम पे पता चलता है। तो आपको वो एक्सेस लैंड की पेमेंट करनी होगी, लाजमी करनी होगी। अगर आप कहते हैं हमने पेमेंट नहीं करनी, आपकी अमाउंट आपको डिडक्ट करके 10% डिडक्शन, अब इसमें जो डिडक्शन होगी कैंसलेशन पे 10% डिडक्शन करके आपकी अमाउंट आपको रिटर्न कर दी जाएगी, और विक्टोरिया सिटी पूरा राइट रखता है कि आपके प्लॉट को किसी और को सेल आउट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 की अगर बात करें तो इन केस एट द टाइम ऑफ पोजेसन इफ द लैंड ऑफ द प्लॉट इज फाउंड डेफिशिएंट द एप्लीकेंट शैल बी रिफंडेड फॉर द लेस एरिया एज पर बुकिंग रेट। अच्छा, जहां पर आपकी एक्सेस लैंड निकल सकती है वहीं पर आपकी लेस लैंड में निकल सकती है, ऐसा भी होता है। 10 मरला की कटिंग है और कॉर्नर प्लॉट आपका 9 मरले का निकला है, तो मीन्स आपने बुकिंग 10 मरला करवाई थी, विक्टोरिया सिटी की तरफ से जो प्लॉट मिला वो 9 मरले का, तो आपके बुकिंग रेट के मुताबिक 1 मरला की जो प्राइस है वो आपको विक्टोरिया सिटी रिफंड करेगा। पॉइंट नंबर 17 की अगर बात करें, इन एडिशन टू द पेमेंट एज पर स्केड्यूल ऑल अदर ड्यूज चार्जेस फी टैक्सेस एटसेट्रा पेबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ द एप्लीकेंट अलॉटेड शैल बी लायबल टू पे ऑन डिमांड। Moreover, the applicant shall also be liable to pay the escalation charges in development cost if so required. एक तो डेवलपमेंट चार्जेस आपने देने हैं, अगर कोई एस्केलेशन चार्जेस जिनको ना डेवलपमेंट चार्जेस डिफाइंड है कितने हैं, ना एस्केलेशन चार्जेस डिफाइंड है कितने हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एस्केलेशन चार्जेस भी आपको लगाए जा सकते हैं और वो भी आपको पे करने होंगे। और इसके अलावा जैसे जैसे इसका अप्रूवल होगा, सारी बात है, कोई टैक्सेस या बाकी तरह की फ़ीस जो है वो भी लगाई जाएंगी, और एप्लीकेंट अलॉटी जो है वो लायबल होगा इन तमाम फ़ीस को पे करने के लिए। पॉइंट नंबर 18 की अगर बात करें, ऑल ड्यूज ऑन रजिस्ट्रेशन, सेल एग्रीमेंट, म्यूचुएशन charges etc. or any other government taxes charges including property tax and PRA tax applicable on plot development shall be borne by the applicant। किसी तरह के चार्जेस हो सकते हैं, वो सेल एग्रीमेंट के होते हैं या गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस हो सकते हैं, कोई चार्जेस प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जिनका ताल्लुक प्लॉट के ओनर के साथ है वो एप्लीकेंट ही पे कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19 की अगर बात करें, यूटिलिटीज चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस एंड ग्रिड शेयरिंग कॉस्ट विल बी चार्ज सेपरेटली फ्रॉम डेवलपमेंट चार्जेस। अब कुछ लोग डेवलपमेंट चार्जेस के साथ मिक्स कर देते हैं कि हमारे इसी में यूटिलिटी चार्जेस भी आ गए, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गए, सुई गैस भी आ गए, ग्रिड शेयरिंग भी आ गए। तो एक चीज़ ये माइंड में रखें, डेवलपमेंट चार्जेस डिफरेंट हैं, और ये 4 तरह के चार्जेस जिनके मैंने नाम लिए ये डिफरेंट हैं, और ये भी एप्लीकेंट ने पे करने होंगे। पॉइंट नंबर 20 में कहा गया है, द डेवलपमेंट चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एंड शैल बी कैलकुलेटेड आफ्टर बैलेट ऑन मार्केट रेट्स, एग्जाम्पल दैट ऑफ DHA। अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस डिफाइन नहीं किए गए। जो भी प्लॉट आप बाय कर रहे हैं, जो उसमें प्राइस मेंशन्ड है, जो आप पे कर रहे हैं पूरे थ्रू आउट द पेमेंट प्लान, ये आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, और अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन जैसे DHA में किया जाता है, इसके मुताबिक ये लिखा गया है कि यहाँ पर भी आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे जो एप्लीकेंट ने पे करने होंगे, वो अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड होंगे जो पहले दिन से आपको बताई गई है, उसके अलावा ये चार्जेस होंगे। पॉइंट नंबर 21 में कहा गया है, द राइट टू मेक एनी एडजस्टमेंट विदाउट नोटिस और चेंज इन द लेआउट प्लान ऑफ द स्कीम एज एंड व्हेन डीम्ड अप्रोप्रिएट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड बाय द VC। यानी कि किसी तरह की नोटिस में कोई एडजस्टमेंट है, कोई भी आपको मतलब विक्टोरिया सिटी की तरफ से नोटिस आता है या लेआउट प्लान में किसी तरह का चेंज है, वो टोटली होगा एक्सप्रेसली रिजर्व्ड बाय VC। विक्टोरिया सिटी की स्वाबदीद है कि वो उस नोटिस को या उस लेआउट प्लान को अगर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आप उस पर किसी तरह का ऑब्लिगेशन या एतराज़ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 22 में ये कहा गया है, VC हैज़ ऑल राइट्स टू चेंज लोकेशन ऑफ द प्लॉट्स एट एनी स्टेज विदाउट एनी प्रेयर इंटीमेशन। आपके प्लॉट्स की जो
लोकेशन है वो किसी टाइम पे भी चेंज की जा सकती है। बाज़ औक़ात होता है कि मैप में चेंजेस आते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। एक बड़ा पैच जो है वो बाय कर लिया था, लेकिन एक कुछ पार्ट इस तरह का था कि जहाँ पर मतलब डेवलपर को लग रहा था हम बाय कर लेंगे, लेकिन वो पीस ऑफ लैंड उनको नहीं मिला, तो वो उसकी जगह आपको किसी और ब्लॉक में एडजस्ट करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस चीज़ के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके प्लॉट की लोकेशन चेंज की जाती है तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट यू कैन नॉट चैलेंज डेवलपर रिगार्डिंग दिस चेंज। पॉइंट नंबर 23 में कहा गया है, द एप्लीकेंट हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड ही शी अंडरस्टैंड्स दैट द प्लॉट्स शैल ओनली बी अलॉटेड वंस द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड व्हेन द डेवलपर गेट्स ऑल अप्रूवल्स ऑफ मास्टर प्लान फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। मतलब कि डेवलपर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, या वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि वंस लैंड एक्विजिशन, मतलब जो लैंड की एक्विजिशन है, जो लैंड उन्होंने बाय की है, बाज़ औक़ात एक पीस ऑफ लैंड बाय कर लिया, कुछ लैंड जो है वो बाय करना बाकी है, और फिर उसकी प्रॉपर अप्रूवल, फॉर एग्जांपल LDA से अप्रूवल या अथॉरिटी से अप्रूवल वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब तक वो पूरी तरह से हो नहीं जाती तब तक जो है आपको प्रॉपर प्लॉट्स की अलॉटमेंट या बैलेटिंग या बाकी चीज़ें जो हैं उसमें टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ इस पॉइंट में कही गई है। पॉइंट नंबर 24 में कहा गया है, द एप्लीकेंट शैल इंश्योर टू लिव इन पीसफुल मैनर इन द एरिया ऑफ द स्कीम एंड नॉट टू डू एनी एक्ट detrimental to the interest of residents or VC. In case of any such act, the management of the Victoria City shall be at liberty to impose fine and recover all losses caused to the Victoria City or the locality or any other resident etc. आपको एक सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं तो एक पीसफुल मैनर में रहना है, आपको एक पुरअमन तरीके से रहना है। अगर आपके वहाँ पर रिहाइश की वजह से या आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से आपके सोसाइटी को, इसके अलावा वहाँ के रेजिडेंट्स को, वहाँ की लोकेलिटी को, उस एरिया को किसी किस्म का नुकसान पहुँचता है तो वो टोटली आपसे रिकवर किया जाएगा। विक्टोरिया सिटी वो नुकसान, वो लॉस जो है वो आपसे रिकवर करने का राइट रखता है। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि एक सोसाइटी है उसमें रहना है और उसमें एक पुरअमन तरीके से रहना है, खुद भी अच्छे तरीके से रहना है और दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करना है कि फैमिली जिस तरह रह रही हैं वो एक पुरअमन तरीके से रहें। पॉइंट नंबर 25 में कहा गया है, द प्लॉट नंबर शैल बी गिवन ऑन अप्रूवल ऑफ द स्कीम थ्रू बैलेट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटायर कंसिडरेशन एज पर स्केड्यूल ऑफ पेमेंट। Victoria City shall have right to decide the time of ballot and issuance of final allotment letter. Victoria City reserves the right to change the number of plot if any change in the layout plan was required by VC or circumstances demands such changes. Means के बैलेटिंग का टाइम और आपके अलॉटमेंट, फाइनल अलॉटमेंट लेटर के इशुएंस का टाइम इसमें अभी तक डिफाइंड नहीं है। ये टाइम भी विक्टोरिया सिटी की तरफ से बताया जाएगा। टोटली राइट विक्टोरिया सिटी के पास है, डेवलपर के पास है कि किस टाइम पर इसकी बैलेटिंग करनी है और किस टाइम पे आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और इसके अलावा अगर रिक्वायर्ड हो तो किसी तरह के भी चेंजेस लेआउट प्लान में विक्टोरिया सिटी की तरफ से किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 26 में कहा गया है, द पोजेशन एंड अदर चार्जेस शैल अप्लाई सेपरेटली एज पर पॉलिसी ऑफ विक्टोरिया सिटी। वही चीज़ है कि पोजेशन के चार्जेस जो हैं वो अदर चार्जेस में होंगे, या पोजेशन जिस वक्त आपको मिल रहा होगा तो उस टाइम पे भी कुछ चार्जेस आप पे लागू किए जाएंगे जो आपने पे करने होंगे और वो भी आपने उसकी पेमेंट करनी है। पॉइंट नंबर 27 में कहा गया, इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट फ्रॉम द एप्लीकेंट अलॉटी विल ओनली बी एक्सेप्टेड विद सरचार्ज एट 3% पर मंथ। If the applicant allotee fails to pay 2 consecutive installments as per schedule, she shall be given notices at the last given address to clear the outstanding defaulted amount within 30 days. In case payment of due amount is not made, plot or rights so conferred shall be cancelled forthwith without any further notice. मीन्स के आपने अगर ड्यू डेट के बाद आपकी कोई इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है डेवलपर को तो उसके ऊपर आपको 3% सरचार्ज पर मंथ लगेगा। और इसके अलावा ये होगा कि एप्लीकेंट या अलॉटी जो है उसकी अगर 2 कंसेक्टिव मीन्स के एक के बाद दूसरी इकट्ठी 2 इंस्टॉलमेंट्स आपकी अगर मिसिंग हो जाती हैं तो प्रॉपर राइट है उनके पास, विक्टोरिया सिटी के पास, कि आपके गिवन एड्रेस पे जो भी मेंशन किया गया आपकी तरफ से बुकिंग फॉर्म पे उस पर आपको वो नोटिस वगैरह भेजेंगे। और उसके बाद अगर विद इन 30 डेज़ आप स्टिल क्लियर नहीं करते अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो आपके प्लॉट को कैंसिल करने का प्रॉपर राइट विक्टोरिया सिटी के पास होगा। पॉइंट नंबर 28 में कहा गया है, द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ कमर्शियल प्लॉट और प्रॉपर्टी शॉप एटसेट्रा विल आल्सो अबाइड बाय ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशनड हियर इन अबव द ऑब्टेन ऑल काइंड ऑफ एनओसीज फ्रॉम विक्टोरिया सिटी फॉर बिजनेस टू बी कमेंस्ड इन द प्रॉपर्टी शॉप।
आपके पास कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसका अगर आपको पोजेशन मिलता है तो आप बाउंड हैं उस पोजेशन के बाद वहाँ पर स्पेसिफिक काम करने से पहले एक इजाज़तनामे के जो कि आपको दिया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कमर्शियल शॉप है तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी से कहें कि कोई भी शॉप आप उसमें कोई भी कारोबार स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मेन बुलेवार्ड है, एट द सेम टाइम कमर्शियल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ सोसाइटी के हुस्न को, उसकी ब्यूटी को बरकरार रखना भी विक्टोरिया सिटी की जिम्मेदारी है। तो कोई भी वहाँ पे मतलब कोई भी शॉप ओपन कर ले और कहे कि मैंने कमर्शियल लिया और ये मेरा कारोबार है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर उस स्पेसिफिक कारोबार के लिए एक उनसे इजाज़तनामा लेना पड़ेगा और उसके लिए आप बाउंड होंगे। पॉइंट नंबर 29 में कहा गया दी एप्लीकेंट शैल अबाइड बाय ऑल द अप्रूवल्स लेआउट प्लान ऑफ द हाउसिंग स्कीम एंड विल नॉट use the plot other than the purpose defined in the layout plan. In case of violation in the approved use of land, Victoria City shall have right to seal the premises unless it is brought back to the original approved use. मीन्स के रेजिडेंशियल प्लॉट को या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करें और कमर्शियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करें। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपका रेजिडेंशियल या आपने घर बनाने के लिए एक एरिया लिया है और नीचे आप क्लिनिक खोल के बैठ जाएं या आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर करना शुरू कर दें। तो कमर्शियल एक्टिविटी वाली जगह जो उसको कमर्शियल यूज़ के लिए रखें, उसको रेजिडेंट के लिए ना रखें और रेजिडेंस के लिए ना रखें, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसको आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी उस प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है तब तक के लिए जब तक आप उसको अपने प्रॉपर यूज़ में, जो उसका यूज़ है, जो डिफाइंड है, उसमें नहीं ले आते। पॉइंट नंबर 30 में कहा गया द एप्लीकेंट शैल कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द approved building plan, and in case of any deviation VC shall have right to demolish deviated part at the cost and consequences of the applicant। अगर आपने मतलब एक एनओसी दिया गया और उसके मुताबिक आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की और आप उससे डेविएट करते हैं, आप उसके अलग कोई उसमें चीज़ बनाकर बैठ जाते हैं, तो उसको ना सिर्फ डिमोलिश किया जाएगा बल्कि उसकी जो भी कॉस्ट आई है आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। विक्टोरिया सिटी उस एरिया में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पर एक मैनरफुल वे में कंस्ट्रक्शन है उसको मेंटेन रखने के लिए पूरी तरह से वो मतलब एक्टिव रहेगा। और आपने अगर कोई ऐसी तामीर कंस्ट्रक्शन कर दी है तो उसको ना सिर्फ गिराया जाएगा बल्कि उसकी कॉस्ट भी आप पे होगी, उसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं किया जाएगा। लास्ट में 2 पॉइंट्स हैं इसके। पॉइंट नंबर 31 की अगर बात करें, द एप्लीकेंट हैज़ टू ऑब्टेन एनओसी फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर कनेक्शंस फ्रॉम वीसी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ द अप्रूव्ड लेआउट प्लान और डिफॉल्ट to obey the resolution of Victoria City. Victoria City will have right to disconnect the amenities and utilities till such time and default or violation is cured। मतलब कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी का एनओसी है या दूसरे कनेक्शंस जो हैं उनका एनओसी है उसमें आपको फॉलो करने पड़ेंगे प्रोसीजर्स या एनओसी जो विक्टोरिया सिटी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बिजली जो है वो किसी से लेके बैठ जाएं या अपने साथ वाले घर से गैस का कनेक्शन लेकर उसको यूज़ करना शुरू कर दें। प्रॉपर आपको कनेक्शंस लेने पड़ेंगे और आप उसके लिए बाउंड हैं विक्टोरिया सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के। पॉइंट नंबर 32 में कहा गया द एप्लीकेंट शैल अबाइड बाय द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस इन एडिशन टू ऑल बाय लॉज रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय वीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। द अलॉटमेंट, यूज, पोजेशन, कंस्ट्रक्शन एंड कैंसलेशन ऑफ द प्लॉट शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एबिट। मीन्स के इसमें एक तरह से समराइज़ कर दिया गया ऊपर वाली तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को आपकी रिगार्डिंग बाय लॉज, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, आपके प्लॉट की अलॉटमेंट, आपके प्लॉट का यूज़, उसका पोजेशन, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है या आपके प्लॉट की कैंसलेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें किसी तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस जिस तरह से दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगी तमाम चीज़ें। लास्ट में वही एक लाइन है कि आई हैव रेड ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉम्पनिंग दिस फॉर्म एंड आई हियर बाय एग्री टू अबाइड बाय दीज एज वेल एज ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर। यानी कि ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं इसे हम एग्री करते हैं और अगर इसमें कोई फ्यूचर में भी कोई चीज़ उसमें चेंज किया जाता है थोड़ा बहुत तो उसके लिए भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और लास्ट में जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी विक्टोरिया सिटी से रिगार्डिंग। इसमें एक लेंथी वीडियो ज़रूर हो गई लेकिन कोशिश की है ईच एंड एवरीथिंग को एक बेहतर तरीके से तमाम पॉइंट्स को एलेबोरेट करके आपको बताया जाए। इन पॉइंट्स को पढ़ना, इनको पहले दिन से समझना और इसके लिए आने वाले टाइम पे इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रिगार्डिंग प्रिपेयर रहना वो आपकी भी ड्यूटी है और हमारी भी ड्यूटी है बीइंग अ कंसल्टेंट कि हम ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको कन्वे करें ताकि जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पूरी तरह से फिर आने वाले टाइम में तमाम तरह के चार्जेस, तमाम तरह के बाय लॉज, तमाम तरह के चीज़ें जो उसमें बताई गई हैं उसके लिए प्रिपेयर रहें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टिल कोई टर्म, कोई कंडीशन, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर में मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं।
मज़ीद अच्छी वीडियोस और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।